नमस्कार श्री एंटोन गराबास और आज आपका साक्षात्कार लेना मेरे लिए बहुत खुशी और सम्मान की बात है। सबसे पहले मैं आपसे समाजवादी शासन के तहत अपने अनुभवों के बारे में बताने के लिए कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और यह खुशी और सम्मान मेरा है। मैं यह कहकर शुरू करना चाहूँगा कि मैंने अपना बचपन जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक चेकोस्लोवाकिया में बिताया, जो एक समाजवादी देश था जो उस समय साम्यवादी सोवियत संघ के उपग्रह राष्ट्रों में से एक था। समाजवाद के तहत जीवन साहित्य या फिल्मों द्वारा आकार दिए गए आम धारणाओं से काफी भिन्न था। ऐतिहासिक कथाएं अक्सर प्रचलित शक्तियों के दृष्टिकोण से प्रभावित होती हैं या समकालीन शासन के अनुरूप बनाई जाती हैं। इस वीडियो में मेरा उद्देश्य एक विकासशील समाजवादी राष्ट्र में रहने के अपने प्रामाणिक अनुभवों को साझा करना है। मैं विकासशील शब्द का उपयोग करता हूं क्योंकि सृजन के किसी भी पहलू की तरह आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों को पनपने और अंतः समाज को लाभ पहुंचाने के लिए पोषण और खेती की आवश्यकता होती है। 1960 के दशक के दौरान समाजवादी चेकोस्लोवाकिया में मेरे समय ने मुझे समाजवादी समाज में रहने की वास्तविकताओं और पेचीदगियों पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान किया है। समाजवाद के इर्द-गिर्द अक्सर ध्रुवीकृत और विकृत कथा के बावजूद इसकी ताकत और कमियों दोनों को समझने के लिए इस सामाजिक राजनीतिक प्रणाली की बारीकियों में तल्लीन होना महत्वपूर्ण है। यहाँ मैं समाजवादी चेकोस्लोवाकिया में अपने व्यक्तिगत अनुभवों पर विचार करना चाहूँगा। इस विशिष्ट संदर्भ में समाजवाद के मूल सिद्धांतों जैसे सामाजिक जिम्मेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा और रोजगार पर गहन चर्चा करना चाहूँगा। समाजवाद के तहत शिक्षा एक समग्र पाठ्यक्रम को प्राथमिकता देती है जो शैक्षणिक विषयों की एक विस्तृत और गहन श्रेणी को कवर करती है। मेरे मामले में जब मैं प्राथमिक विद्यालय की 5वीं कक्षा में था, तब मेरे पास गणित, ज्यामिति, कला, इतिहास, संगीत, रसायन विज्ञान, प्राणीशास्त्र, वनस्पति विज्ञान, भूगोल, खगोल विज्ञान, भौतिकी, हस्तशिल्प और शारीरिक शिक्षा थी। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य छात्रों को एक सर्वांगीण शिक्षा और विविध कौशल सेट प्रदान करना था। हमारे पास एकीकृत व्यावहारिक शिक्षा भी थी, जैसे खेती में मदद करने और सड़कों की सफाई करने के लिए स्कूल यात्राएं। इन गतिविधियों ने न केवल सामुदायिक विकास में योगदान दिया, बल्कि छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी और नागरिक जुड़ाव के मूल्यों को भी स्थापित किया। शिक्षा सभी के लिए सुलभ थी। प्राथमिक से लेकर उच्च स्तर तक मुफ्त स्कूली शिक्षा थी। इसने सुनिश्चित किया कि शिक्षा एक विशेषाधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। जब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचा, तो मैं वहां 5वीं कक्षा की कक्षाओं से पूरी तरह निराश और ऊब गया था क्योंकि उदाहरण के लिए वे सामाजिक अध्ययन और विज्ञान जैसे विषय पढ़ाते थे, जिनमें थोड़ा बहुत कुछ होता था और उनमें सामंजस्य और अनुप्रयोग नहीं होता था। उस समय मेरी एकमात्र समस्या अंग्रेजी भाषा थी। इसलिए मैं हर दिन स्कूल के बाद लाइब्रेरी जाता और अपने दिमाग को अंग्रेजी से भर लेता। 5वीं कक्षा के अंत में हम छात्रों को विज्ञान की कक्षा में एक प्रस्तुति देनी थी। जब मैंने अपनी प्रस्तुति दी, तो छात्र हैरान रह गए और कक्षा में एकमात्र व्यक्ति जो मेरी बात समझ पाया और जो मुझसे कोई सवाल पूछने में सक्षम था, वह हमारा शिक्षक था। फिर भी समाजवादी चेकोस्लोवाकिया में मुझे अन्य सामाजिक और आर्थिक लाभ भी मिले, जिनका मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। उस समय मेरे देश ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिकता दी, सभी नागरिकों को निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि स्वास्थ्य सेवा किसी की भुगतान करने की क्षमता पर निर्भर नहीं थी, बल्कि यह सभी के लिए एक बुनियादी अधिकार था। सार्वजनिक सुरक्षा के संबंध में अपराध दर 0 के करीब थी, न केवल लोगों में सामाजिक जिम्मेदारी की सामान्य भावना के कारण, बल्कि एक तेज और प्रभावी पुलिस व्यवस्था के कारण भी। सभी सार्वजनिक स्थानों पर वर्दीधारी और साथ ही अंडरकवर पुलिस अधिकारियों द्वारा गश्त की जाती थी।
24 घंटे से अधिक समय के लिए किसी दूसरे शहर या कस्बे में जाने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय पुलिस स्टेशन में पंजीकरण कराना पड़ता था और यात्रा का उद्देश्य और अवधि बतानी पड़ती थी। यह किसी भी प्रकार के अपराध या हिंसा को रोकने के लिए एहतियाती उपायों में से एक था। समाजवादी चेकोस्लोवाकिया में सरकार ने सभी नागरिकों के लिए रोजगार की गारंटी दी, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी के पास नौकरी हो और वे अर्थव्यवस्था और समाज में योगदान दें। समाजवाद की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी थी। महिलाओं को करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया और उन्हें रोजगार के समान अवसर प्रदान किए गए। समाजवादी नीतियों का उद्देश्य पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं को खत्म करना और कार्यस्थल में लैंगिक समानता के विचार को बढ़ावा देना था। इससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न व्यवसायों और क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा। समाजवादी चेकोस्लोवाकिया में रोजगार को नागरिकों के लिए एक मौलिक दायित्व माना जाता था। हालांकि इसे स्पष्ट रूप से अनिवार्य नहीं बताया गया था कि बेरोजगार होने पर कानूनी दंड का सामना करना पड़ता है, लेकिन समाजवादी शासन में पूर्ण रोजगार सुनिश्चित करने और कार्यबल में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियां थीं। राज्य ने नागरिकों को उनकी योग्यताओं के अनुरूप नौकरी खोजने में सहायता की और आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया। विकलांगता, बीमारी या अन्य वैध कारणों से काम करने में असमर्थ व्यक्तियों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक कल्याण प्रणालियां मौजूद थीं। इसमें विकलांगता लाभ, स्वास्थ्य सेवाएं या बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए सहायता के अन्य रूप शामिल हो सकते हैं। हालांकि काम करने के लिए कोई सख्त कानूनी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सामाजिक दबाव और सांस्कृतिक मानदंड थे जो व्यक्तियों को कार्यबल में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते थे। बेरोजगार होना या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश न करना सामाजिक कलंक और समुदाय से अस्वीकृति का कारण बन सकता है। अक्सर बेरोजगारों को सार्वजनिक उपद्रवी के रूप में लेबल किया जाता था और राज्य उन्हें समाज में योगदान के रूप में सामुदायिक सेवा या सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं में नियुक्त करता था या उन्हें पुनर्वास केंद्रों में भेज दिया जाता था। इससे सामाजिक जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना को बनाए रखने में मदद मिली। उन दिनों समाजवादी चेकोस्लोवाकिया में आवास किसी के लिए भी किफायती था। अगर किसी को अपार्टमेंट या यहाँ तक कि घर खरीदने में कोई समस्या होती थी तो राज्य उनकी मदद करता था। अगर लोग विकलांगता के कारण भुगतान नहीं कर पाते थे तो राज्य कल्याण प्रणाली लागतों को वहन करती थी। हालांकि जो लोग काम नहीं करना चाहते थे उन्हें कोई कल्याण लाभ नहीं मिलता था और उनके साथ अलग व्यवहार किया जाता था। क्या आप हमें समाजवादी चेकोस्लोवाकिया में रहते हुए अपने कुछ नकारात्मक अनुभवों के बारे में बता सकते हैं? जैसा कि डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, सब कुछ सापेक्ष है और सब कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसे कैसे देखते हैं। मेरी राय में समाजवाद की सबसे बड़ी गलतियों में से एक आध्यात्मिक विकास का दमन था। समाजवाद के तहत धर्मों का तिरस्कार किया जाता था और आध्यात्मिकता के किसी भी रूप को अंधविश्वास माना जाता था। मेरे लिए आध्यात्मिक विकास हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि चर्च या संगठित धर्म भी हमेशा एक ही काम करते रहे हैं, व्यक्तिगत आध्यात्मिक विकास को दबाना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए समाजवाद की भी आलोचना की गई है। फिर भी शासन, संस्कृति और धर्म के आधार पर ये सीमाएं हमेशा दुनिया भर में मौजूद रही हैं। सूचना तक पहुंच और सेंसरशिप के लिए भी समाजवाद की हमेशा आलोचना की गई है। समाजवाद की इन स्पष्ट कमियों के बावजूद, जिन्हें मैं समझता हूं कि ठीक किया जा सकता है, हमें समाजवाद के सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हमें आज की लालची आर्थिक शोषण, अपराध की विस्तृत श्रृंखला, महिलाओं का यौन और आर्थिक शोषण, बाल शोषण, पर्यावरण प्रदूषण और कई अन्य चीजों से भरी दुनिया में संबोधित और लागू करना चाहिए।
इसके अलावा मैं लोगों को यह बताना चाहूँगा कि क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देश आज किसी समाजवाद का उदाहरण नहीं हैं। वे पूंजीवादी तानाशाही के उदाहरण हैं, जहां मुट्ठी भर अमीर लोग शासन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गरबास, और दर्शकों को भी अपना समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया या रोचक और ज्ञानवर्धक लगा, तो कृपया नीचे कोई टिप्पणी या प्रश्न लिखें, लाइक पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको हमेशा कई तरह के रोमांचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलेंगे जिनका उद्देश्य न केवल आपके ज्ञान का विस्तार करना है, बल्कि आपको अपने जीवन में अधिक खुश और सफल होने में भी मदद करना है।